कुमार विश्वास लोगों ने जब अन्ना आंदोलन के मंच पर संचालन करते हुए देखा तो एक नई तरह की छवि बनी, कवि के रूप में युवा देखते रहे थे आपको। वो आंदोलन वाला जो पूरा इफेक्ट था उसके पीछे पूरा देश खड़ा हो गया था। आपने उस आंदोलन से एक राजनीति की राह चुनी। पहली चीज़ तो ये कि उस आंदोलन के वक्त अन्ना जी से जो टकराव हुआ, आपको नहीं लगता कि वो आज तक थोड़ा सा आपको महंगा पड़ रहा है, या उसकी वजह से जो गुडविल कैरी करनी चाहिए थी फॉरवर्ड वो कैरी नहीं हो पाई? और जो दूसरा आरोप आपके ऊपर लगता है कि आपने उस आंदोलन की जो गुडविल थी उसको एनकैश करने की कोशिश की पॉलिटिक्स में जाके। ये दो सवाल है। पहला सवाल तो बिल्कुल सही है कि इस देश में सामाजिक आंदोलनों की जो इज्जत है वो राजनीति की उतनी इज्जत नहीं है। उसका कारण मैं स्वयं नहीं, उसका कारण वो पारंपरिक राजनीति है जिसने राजनीति को घृणित बनाया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इस देश में राजनेताओं का आदर समाप्त हुआ। उसके बाद एक आदर का पल अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आया, वो भी चूंकि गठबंधन सरकार में थे, उन्होंने काफी समझौता करने पड़े, तो तात्कालिक रूप से उनके प्रति भी लोगों के मन में विद्वेष था और उनके प्रति नाराजगी थी, तभी वो सरकार गई भी, अन्यथा सरकार लौट कर आती। हमें लगता है कि राजनीति के प्रति जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, जो उनके प्रति एक सम्मान का भाव है, उसे लौटाने का समय, इसमें थोड़ा समय तो लगे। जब जाने में 40 साल लगे तो आने में कुछ वर्ष तो लगेंगे। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अन्ना आंदोलन का उपयोग कर लिया। अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ था तो 6-7 लोग थे। अगर मुझे ये सब ना पता होता तो मैं ना करता ये सब काम, या करता है ना करता। मुझे थोड़ी पता था आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। अरविंद, मैं, मनीष प्रशांत, किरण बेदी, 4-5 लोग। तो हाँ, इस आंदोलन ने मेरी लोकप्रियता का जरूर उपयोग किया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल मेरे घर पर आए थे। उन्होंने कहा तुम युवाओं में लोकप्रिय हो, इसे लेकर जाओ ताकि हमारे आंदोलन में लोग आ सके। कालांतर में इस पर ईश्वरीय कृपा हुई, आंदोलन बहुत लोकप्रिय हो गया, पूरे देश का समर्थन मिला। और उसमें अगर मुझे डंडे मिले वो भी स्वीकार, उसमें मुझे अगर जेल मिली कोयला आंदोलन के दौरान वो भी स्वीकार, दामनियर गुड़िया के समय सड़क पर मुझे लड़ना पड़ा और मुझे पुलिस ने मारा वो भी स्वीकार, और साथ ही युवाओं के बीच अलग पहचान मिली तो वो भी स्वीकार। कुछ लोगों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शुरू से ही थी और वो शुरू से इस तैयारी में थे कि इस तरह के आंदोलन पे सवार होकर वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है। हमारे में से किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, हम तो आज भी राजनीति छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते कि हमारे राजनीतिक दल जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं उन्हें लागू करें। हमने दिल्ली चुनाव में भी कहा कि पार्लियामेंट का संयुक्त सत्र जिस दिन इन 5 मुद्दों को स्वीकार कर लेगा, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जन लोकपाल और ग्राम स्वराज, इन कानूनों को लगा दे, आदि राजनीतिक शुद्धिकरण हो जाएगा, आरटीआई में आ जाए, हम चले जाएंगे। मैं खुद लौट के चला जाऊंगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हम बाहर थे, सामाजिक आंदोलन में थे, वहां से हम नहीं कर पाए तो हम राजनीति में आ गए। जब आप राजनीति में आते हैं तो वहां से भी इस्तीफा देके चले जाते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल बनारस में जाके कह रहे हैं मैं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी बनना चाहता हूँ, ऐसे ही वो कहते थे मैं कोई चीफ मिनिस्टर थोड़ी बनना चाहता हूँ। अरे भाई, जब आप इन चीजों को लेकर सीरियस नहीं है तो फिर आए काहे को यहाँ पे? नहीं, हम आए थे इसलिए क्योंकि हम अपनी चीजें लागू कर सके जो हम जनता के बीच चाहते हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए जो हम लागू कर सकते थे हमने लागू किया। हमने अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया, हमने 700 लीटर पानी फ्री किया, हमने बिजली के बिल आधे किए, हमने उनके खिलाफ ऑडिट की जांच शुरू करा दी जिसको कराना नहीं चाहते थे। हमने जो अनियमित रोजगार था उसको नियमित करने के लिए तुरंत आयोग का गठन करा। लेकिन उसमें 2 चीजें ऐसी, एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा और एक जन लोकपाल बिल। ये तब तक नहीं हो सकता जब पूरे सदन की स्वीकृति ना हो। लेकिन हमने ऐतिहासिक रूप से देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल गए। हर्षवर्धन जी का लिखित स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा हम 40 ये शायद पहली बार हुआ जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे को साथ गिना। हम 40 लोग जन लोकपाल बिल नहीं रखने देंगे, और उसमें कानूनी अड़चनें बताई गई, कानूनी अड़चन है, फला है, जबकि अड़चन नहीं थी। इससे पहले के 13 बिल ऐसे हैं जो बिना एलजी की स्वीकृति के सदन में लाकर पास कर दिए गए। जी, मैं एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ, इन सब दलीलों के बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं गलती थी? नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि दिल्ली में जन लोकपाल बिल हम पास नहीं कर पा रहे, ये बात अभी और रेखांकित करनी, उसको 2-3 बार रखना था ताकि और जनता ग्रेजुएट होती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, कांग्रेस भी नहीं थी। उन्होंने कहा हम 40 लोग कहा, वहां तक ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे कि थ्रू प्रोसीजर आइए, थ्रू प्रॉपर चैनल आइए। थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर और थ्रू प्रॉपर चैनल उनका एलजी के थ्रू आ जाते आप, उनका फार्स था। एलजी ने बिना जाने इस फार्स को आप मतलब जिस शहादत की आप बात कर रहे हैं, देश ने उसे शहादत नहीं माना। आप चाहे उसका कारण है कि हमारी सरकार ने उसको जनता के बीच समीक्षित नहीं किया। एलजी को क्या जरूरत थी कि बिना ये जाने की बिल में क्या है वो एक पहले से पहले लेटर लिख दे कि ऐसा वाला बिल मत लिया ना। आज तक कभी ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में? कभी नहीं हुआ कि किसी राज्यपाल ने पहले लेटर लिख दिया हो कि ऐसा वाला बिल मत लाना, चाहे कोई बिल लिया। उन्हें क्या पता हम कैसा बिल लाएंगे? चाहे कितने भी हर्डल आए हों, मैं फिर भी आपसे पत्रकार के नाते और अब तो देश में कई सारी जगहों पर इस चुनावी कवरेज के लिए घूमने के बाद आपसे कह रहा हूँ कि आपने कितने दिलों को तोड़ा, उसकी टूटन आप एक कवि हैं। उसकी टूटन जो मैंने दिल्ली से इस्तीफा देने के बाद एक लाइन लिखी थी वो दोहराते हुए आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि शायद अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को ये पता ही नहीं था कि उम्मीदों के कितने बड़े हिमालय को अपने कंधे पर उठाकर घूम रहे थे, जिसे उन्होंने इस
इस्तीफे के साथ धम्म से जमीन पर पटक दिया है। और उस टूटन को मैं हिंदुस्तान के लोगों से बात करते वक्त महसूस कर सकता हूँ, ठेले वालों से, रेहड़ी वालों से, साइकिल रिक्शे वालों से। मुझे लगता है कि आपको अगर कोई हर्डल आ भी रही थी तो जनता आपको उस हनीमून पीरियड, जैसे उस वक्त जब मैं बात कर रहा था आपके उन 49 दिनों की सरकार में, तो मैं किसी से कहता कि यार ये नहीं कर पा रहे, अरे लोग 60 साल में नहीं कर पाए, उनको टाइम दो। लोग आपको टाइम देने को तैयार थे, उस टाइम को आपने यूटिलाइज नहीं किया। दो बातें हैं इसमें। एक तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसके गिरने का या जिसके बाहर जाने का जनता को, यही इस पार्टी की विश्वसनीयता को रेखांकित करती है। हमारे प्रदेश में मायावती की सरकार गिरी, लोगों ने पटाखे चलाए। आज भगवान करे मुलायम सिंह की सरकार गिर जाए, सड़क पर लोग नाचेंगे कि यादवों की गुंडागर्दी बंद हो गई। लेकिन ये पहली सरकार थी जिसमें रिक्शे वाले ने, रेहड़ी वाले ने, पटरी वाले ने ये कहा। आपका सुना है, इसीलिए यहाँ काट के कह रहा हूँ, इसके आगे की बात है मेरी पत्रकार। लेकिन इस टूटन को जोड़ना इन दलीलों के माध्यम से संभव नहीं हो पा रहा, और इसको जोड़ना आप चूंकि कवि हैं उस भावुकता को, जो आदमी मतलब दिल्ली के चांदनी चौक में खड़ा हुआ एक रिक्शा वाला जो दिन भर में बड़ी मुश्किल से साइकिल चलाए, उससे मैंने दिल्ली के चुनाव के ठीक 2 दिन पहले जब पूछा, उसने कहा दिल तोड़ दियो साहब। इसीलिए मैं अब आप एक कवि हैं, आप समझ सकते हैं इस दिल की टूटन को दुनिया की कोई अदालत में कोई न्याय के जरिए नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं, मैं ये मानता हूँ, तो भरोसे को जोड़ना, मैं ये मानता हूँ, धागे जैसा नहीं है कि टूट गया तो गठान लगा। मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से उस सरकार के जाने, लेकिन ये भी तय है कि अगर जन लोकपाल बिना पास किए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते तो जितने दिन मुख्यमंत्री रहते, मीडिया से लेकर कांग्रेस और भाजपा के अफवाह तंत्र ये कहते रहते कि देखो जो वादा करके आए वो कर नहीं रहे और सरकार में बने हुए। मीडिया तो आपके खिलाफ उस वक्त जो भी दिख रहा था वो लिख रही थी और बोल रही थी, लेकिन जनता, जिस जनता से हम बात कर रहे थे वो उल्टा मीडिया वालों से सवाल कह रही थी कि इतने ही सवाल दूसरी सरकारों से आपने क्यों नहीं पूछे। इसका मतलब जनता के दिल में आपके लिए सॉफ्ट करना नहीं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हम 2 प्रस्ताव सदा देते हैं। भाजपा कांग्रेस कहते हैं कि विश्वसनीयता दिल्ली में घट गई, ये मीडिया भी कहते हैं कि दिल्ली में लोकप्रिय नहीं। हम अकेली पार्टी है जो बार-बार राज्यपाल राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव करा दीजिए, संसद के साथ ही करा दीजिए। ये दोनों पार्टियां दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि ये बचना चाहती है ना, पता कि दिल्ली में आज भी चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 50 सीट लेकर फिर आ जाएंगे। वो तो चीज अब हो गई है। लेकिन दूसरा हमें एक प्रस्ताव और देता हूँ मैं आपके माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों को प्रस्ताव देता हूँ। अभी विधानसभा खत्म नहीं हुई है, वो दोनों जन लोकपाल का मसौदा उनके पास है, हमने बिल जो रखा था साथ में रखा है, वो उसके और स्वराज के बिल के हमारे दोनों मसौदे, पूर्ण राज्य के मसौदे को दोनों पास करके कहते हैं कि हम इस पर वोटिंग करेंगे। हम दोबारा चले जाते हैं राज्यपाल के पास कि आओ हम दोबारा आ लेते, भाई वो पास तो करें, रखने ही होते हैं। वो बिल रखने देते, उसके बाद मना करते कि बिल हम पास नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा प्रोसीजर से कोई मतलब नहीं होता है, बिल कैसे आ रहा है इसका प्रोसीजर फॉलो, प्रोसीजर पहले भी फॉलो नहीं हुआ। 13 बिल ऐसे पास हुए जो कभी भी एलजी के पास नहीं गए पिछले 15 साल में। मैं इस सवाल को इसके बाद छोड़ दूंगा, लेकिन इसको सिर्फ एक बार और नए सिरे से पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि लोकसभा का जो कैंपेन आप अभी चला रहे हैं वो दिल्ली में आपकी सरकार बने रहते हुए चलाते तो आपको ज्यादा लाभ मिलता? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि जब ऐसा होता था कि जैसे टोटल दिल्ली में मृत्यु हुई 150, जिनमें हैजे से भी हुई, लाशें मिल गई, कहीं कुछ हुआ, उनको जाड़ों की उससे जोड़ दिया गया। हमारे मंत्री रात भर रैन बसेरा बनवाने के लिए, एक 48 घंटे के अंदर 50 रैन बसेरा मुख्यमंत्री ने अपने कोष से बनवा दिए, लोगों से पैसा उधार लेने के, लोगों से मांग के। उसके बाद भी उन सारी को जोड़ दिया गया बड़े अखबार द्वारा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतने लोगों की मौत हो गई सड़क पर। तो रोज रोज हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार मीडिया का हो रहा था, मतलब उन चुनौतियों से घबरा गया? नहीं, घबरा नहीं गए। हमें लगा कि जन लोकपाल अगर पास नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको एक दिन भी सरकार में बने। हाँ, जन लोकपाल हम पास नहीं कर पा रहे हैं, ये जनता को आप कन्वे नहीं कर पाए। सदा कन्वे करने वाली पार्टी जो एक एक बात को कन्वे कर देती थी, संगठन जिसने सदा जन लोकपाल नामक शब्द को मरने नहीं दिया था। आज अरविंद केजरीवाल बनारस से चुनाव लड़ने से पहले जनता से पूछ रहे हैं। ये मैं फिर स्वीकार कर रहा हूँ कि पार्टी ने चूंकि कैबिनेट, मतलब आप मान रहे हैं गलती हुई? नहीं, मैं ये मान रहा हूँ कि हम उसे कन्वे नहीं पूरी तरह से कर पाए हैं, ये गलती हुई। और अब हमारी पूरी सभाओं में यही मुद्दा रहता है कि हम इसे कन्वे करें, लोगों को बताएं कि हम क्या करना चाहते थे और लोगों से कहें। और ये काफी हद तक जनता के दिमाग में सिंक होने लगा है कि इनको काम नहीं करने दे रहे थे इसलिए छोड़ दिए। मैंने भी, जैसे आपने सुना, जैसे मैंने भी अमेठी में लोगों से सुना है बात करते हुए, क्या उन्हें काम तो कर रहे हैं, रोज तो उनके लिए प्रॉब्लम करते थे, रोज हंगामा लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो ये कहते हैं कि इनको दिल्ली से नहीं भागना था। हाँ, दिल्ली नहीं संभाल पा रहे तो देश क्या संभालेंगे? नहीं, ये तो अगला वाला सेंटेंस तो राजनीतिक पार्टियां कह रही है, लेकिन ये बात है लोगों के, देश की जनता को इस बात का दुख है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। वो चाहते थे अरविंद केजरीवाल और समय मुख्यमंत्री रहे, और शायद यही चाहत ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, पूर्व मुख्यमंत्री को वर्तमान मुख्यमंत्री बनाएगी अगर दोबारा चुनाव हो। देखिए, ये तो वक्त बताएगा। मैं अब कुमार विश्वास एज ए पर्सन के राजनीतिक करियर पे आता हूँ। दिल्ली का चुनाव हुआ, वो एक लॉन्च पैड था पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत कम समय में पार्टी खड़ी हुई। उस वक्त कुमार विश्वास पर्दे के पीछे बने रहे, एक किंग मेकर की भूमिका में सॉर्ट ऑफ रहे कि पीछे से पार्टी के सूत्रों का संचालन करते रहे। उस वक्त चुनाव नहीं लड़ा आपने, बात ये हो रही थी कि आप लड़ेंगे चुनाव, लेकिन आपने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
28 सीटें जीतने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुमार विश्वास अमेठी की ओर झोला डंडा उठा के चल पड़े और उनको लगा के जिस तरह शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हराया है वैसे ही मैं भी अमेठी में राहुल गांधी कराऊंगा। क्या कहीं पार्टी में अपना कद बड़ा करने की कोशिश थी, पहले से सोच रखा था? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, दरअसल चुनाव न लड़ने के पीछे दिल्ली में कारण था। दिल्ली में मैंने 200 सभाएं की और यहाँ ये बात मुझे भी नहीं कहनी चाहिए और वैसे भी सर्वसिद्ध है कि हमारी पार्टी के जो कम्युनिकेटर्स हैं उनमें जनता की ज़्यादा समझ और लोकप्रियता की ज़्यादा समझ मुझे थोड़ी ज़्यादा कम होने की वजह से, क्योंकि विभिन्न परिदृश्य, विभिन्न भाषा, बोली, वेशभूषा वाले लोगों के साथ में संवाद पिछले 19-20 साल से करता रहा हूँ। चाहे वो केशवराय पाटन हो, कहीं जाके कहीं मध्य प्रदेश में कोई छोटा सा कस्बा हो, वहाँ जाके बोलता रहा हूँ, चाहे साउथ में, चाहे मारवाड़ी सज्जन है, चाहे अमेरिका में, चाहे जापान में, मैं अलग अलग समूहों को संबोधित करता रहा हूँ। तो समूह संबोधन की जो विशेषज्ञता थोड़ी बहुत मेरे अंदर थी वो चुनाव में मुझे उपयोग लेनी थी और मैं एक जगह बंद के नहीं रह सकता। तो पार्टी को मैंने निवेदन करा कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकता हूँ, आप चाहे तो मैं चुनाव लड़के गठबंधन को पराजित कर दूँ या आप चाहे तो मैं जगह जगह हूँ। तो पार्टी ने कहा कि तुम्हारी रैलियों की सबसे ज्यादा मांग है, अरविंद की और तुम्हारी 2 की रैलियों की मांग सबसे ज्यादा है, तो तुम रैली करो। तो मैंने 700 रैली करी और बहुत सारे रोड शो करे। तो 700 रैली करने का, वो 200 रैली करने का मिला। हम लोग इतनी सीटें जीते, 28 सीटें जीते और 10 सीटों में हम 1000 से कम के मार्जिन से हारे। यानी कि हम सरकार बना रहे थे लेकिन मीडिया जो चलते चुनाव में हमको 5 सीटें देने लगी। लोग लाइन में लगे हुए हैं, 9 बजे तक पोलिंग हुई है, 5 बजे एग्जिट पोल दे दिया कि हमें 5 सीटें मिलनी है, 4 सीटें। ये षड्यंत्र किया, बाद में वो जिसने षड्यंत्र किया उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ। आपकी राजनीतिक यात्रा पे वापस आ जाएं तो आप दिल्ली में तो बिल्कुल पर्दे के पीछे रहे और अचानक आप जहां तक यहाँ आने का सवाल था, जब हम चुनाव जीते और हम दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने, केवल 3 सीट हमारी पीछे रही। 31 भाजपा को मिली, हमें 28 और शादी रसी हमारी साथ थी, 300 वोटों से चुनाव आए। तो हमें लग गया कि जनता ने हमें स्वीकार किया है। तो हमने कार्यकर्ताओं का आभार का एक जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया। उस दिन सुबह ही सुबह शायद कपिल सिब्बल ने, किसी बड़े नेता ने हमारे बारे में एक अराजक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये तो एक बार का गेम हो गया, अब आगे नहीं। तो कपिल सिब्बल को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया ने ये कहा, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कि कपिल सिब्बल तुम्हारी तो हस्ती क्या है, तुम्हारा जो युवराज है, हम तो उसके सामने अपना जो वर्ल्ड सम्राट लड़ा देंगे। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया कि मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया। शाम तक चैनल्स पर खबरें चली और लोगों ने मुझे पूछा, पत्रकारों ने, यदि पार्टी आपसे राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो क्या आप लड़ेंगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल लड़ूंगा। उसके पहले आपने कोई विचार नहीं किया? उसके पहले ये जो अनाउंस हुआ वहाँ से ये सोचा हुआ समझा हुआ बिल्कुल नहीं था। दोनों हम अलग अलग कार से आए थे, अलग अलग जगह बैठे हुए थे। नहीं, उस वक्त कार पर हो सकता है पार्टी में पहले से चर्चा, पहले से कभी, तब तक लोकसभा चुनाव की कोई चर्चा ही नहीं। अच्छा, ये बात भी आ रही है कि कुमार विश्वास ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को हरा चुके थे, तब उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत थी जिससे पार्टी में उनका कद भी उतना ही बड़ा बना रहे। देखिए, 2 बातें आप साफ समझिए। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले मैं अरविंद से बड़ा सेलिब्रिटी था, इसलिए अरविंद मेरे दरवाजे पे आए। मेरे दोस्त थे, फिर भी कहा यार कुमार देखिए। लेकिन आज की तिथि में अरविंद मुझसे बड़े नायक है, क्योंकि अरविंद ने खोया ज्यादा है, अरविंद तपस्या ज्यादा है, अरविंद मुझसे ज्यादा कर सकता है। इसलिए मेरा मित्र होने का अतिरिक्त वो मेरा नेता भी है। तो मेरी कोई पार्टी की महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो विभिन्न पार्टियों के बड़े नेता मेरे संपर्क में रहते सदा, पहले से रहेगा सिक्योरिटी की वजह से। मैं उनके साथ जाकर राजनीति कैरियर शुरू कर सकता था, मैंने कभी नहीं किया। ना मेरा राजनीति इच्छा, मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूँ। मैं आज भी चाणक्य का वंशधर हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ। मैं यह मानता हूँ जब नंदवंश आपकी बात सुनना बंद कर दे, जब वो आपकी चोटी खोलना शुरू करे, अपने प्रतिहारियों से आपको पिटवाना शुरू कर दे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सड़क के किनारे खड़े हुए किसी भी युवक को उठाकर से चलने बना दें। और मैं उसी भूमिका। अभी तो आप दोनों के बीच में कुछ ईगो क्लैश की बात लगातार सामने आ रही है, उसको लेके आपसे भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन बात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको पार्टी ने भी हाशिए पे पटक दिया। अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ पर आपका प्रमोशन करने के लिए आए नहीं जैसे आने चाहिए, अब आने वाले हैं, इसकी बात हो रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस की बात है वो कितनी थी? और दूसरा, पार्टी के भीतर भी बहुत सारे डिफरेंसेस सामने। शाजिया इल्मी से कहा गया कि वो यहाँ लड़े, रायबरेली से वो नहीं लड़ी, उनको वहीं से लड़ना मंजूर किया उन्होंने। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं पारिवारिक कारणों से नहीं लड़ना चाहती, पर जब वहाँ से टिकट मिल गया तो वो लड़ने को तैयार हो गई। तो ये जो पार्टी के भीतर लगातार डिफरेंसेस हैं, क्या इसने पार्टी को कमजोर नहीं किया? कहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की स्थिति है और किसी भी संगठन में ये होना चाहिए। जहाँ तक मेरे संगठन में डिफरेंसेस के हैं, बहुत सारे मुद्दों पे हमारे बड़े डिफरेंसेस हैं सब एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके बाद भी हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं, उचित तो रास्ता बने। जैसे प्रशांत, योगेंद्र है, ये सब साथी वो हैं जो कहीं ना कहीं वामपंथ की तरफ रुझान होता है, जो सोशलिस्ट मूवमेंट के थ्रू आए हुए लोग हैं या उस तरह के काम सोचते हैं। मैं पहले से ही राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मैं राष्ट्रवादी हिंदू। मैं नरेंद्र मोदी की तरह नहीं कहता, मैं हिंदू राष्ट्रवादी। मेरे लिए मेरा देश पहले, धर्म बाद में। अगर मेरा धर्म मेरे देश के बीच में आ रहा होगा तो मैं धर्म छोड़, मैं उनमें से नहीं हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए देश तोड़।
कि मेरे धर्म के लिए मैं अपने देश का सौदा करूँ, ये नहीं कर सकता। तो मैं नेशनलिस्ट आदमी हूँ, मुझे भारत बहुत सम्मोहित करता है। पर आपके प्रशांत भूषण तो कहते हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा लीजिए, जो होगा तो निर्णय लीजिए। हाँ, तो मैं असहमत था। जैसे प्रशांत ने कहा, मैं सबसे पहला आदमी जिसने कहा प्रशांत की निजी राय पार्टी से सहमत नहीं होगी, और पार्टी ने उसके घर पर बैठ के निर्णय लिया और कहा कि प्रशांत की निजी राय, प्रशांत अगर प्रशांत ने भी कहा कि मैं पार्टी के स्टैंड के साथ हूँ, मेरी निजी राय चाहे कुछ भी। और हमने कहा भारत की एकता अखंडता में किसी रत्ती भर भी संशोधन नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के साथ वो व्यवहार करना चाहते हैं जैसा वो जिस भाषा में बात करें उस भाषा में। आपने जिस राष्ट्रवाद की बात की उससे जुड़ा हुआ सवाल है जो अभी आपने न्यूज़ 24 को इंटरव्यू में भी कह दिया था कि आरएसएस को आप पसंद करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि आरएसएस की आपने प्रशंसा क्यों की। मैंने कहा मैं हर आदमी से, हर संगठन से, हर समुदाय से उसकी अच्छाई लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे मुस्लिम समाज में नमाज बहुत सम्मोहित करती है, और मुझे इकबाल का ये शेर बहुत याद आता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। अगर महा बादशाह भी जाएगा और रिक्शे वाला जाएगा तो दोनों एक सफ में खड़े होंगे। मैं अपने मंदिरों में जाता हूँ तिरुपति में, तो मुझे पता चलता है ये 21 वाली लाइन है, ये 51 वाली लाइन, और मुझे इसका दुख होता है। मैं अपने भगवान को 2151 में कैसे तोड़ दूंगा। ऐसे ही मुझे संघ में उसका अनुशासन बहुत प्रिय लगता है, कि उनका जो अनुशासन है। लोग तो कहते हैं आप संघी रहे शुरू से, शुरुआत में संघी विचारधारा के रहे। नहीं, मेरे साथ समस्या ये है और अच्छा ही है कि मैं वामपंथियों के साथ बहुत। नरेंद्र मोदी के मंच से आपने कविताएं भी पढ़ी, वो भी सबके मन से, शिवराज के मंच से पढ़ी, नरेंद्र मोदी के मन से पढ़ी। मैंने ऐसी समय में कविता पढ़ी जहाँ मुलायम सिंह बैठे हुए हैं, जहाँ शीला दीक्षित बैठी हुई, अटल जी बैठे हुए थे, ऐसे समय मैंने कविताएं पढ़ी। आप भी जानते हैं इंदौर में मैंने जब कविताएं पढ़ी है तो इंदौर में तमाम मुख्यमंत्री मंत्री सामने बैठे रहते हैं। नरेंद्र भाई की अपनी कविता पढ़ी है, वो सामने बैठे, मैंने कविता पढ़ी है। तो ऐसे में उज्जैन के मंदिर में जो बाहर ये धागा बांधता है, वो पंडित बलात्कारी और डकैत को भी धागा बांधते हुए ये कहता है कि ये नबद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला, यानी कि आपकी कीर्ति आपके काम में और बढ़े। वो चोर से थोड़ी कहता है कि तू और चोरी कर, ये बलात्कारी से थोड़ी कहता है तू और बलात्कार कर। वो कहता है कि आप खुश रहें। तो कवि सम्मेलन का एक सामान्य शिष्टाचार है कि आप जिस कवि सम्मेलन में जाएं, वहाँ जो मुख्य अतिथि हो उसके लिए आप 2 अच्छे शब्द बोले और ये कहें कि मेरी शुभकामनाएं, आप हमारे यहाँ आए, आप मेरे घर में मेहमान हैं। कवि सम्मेलन मेरा घर है और आप मेरे घर में आए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े। अब 2003-2005 के कवि सम्मेलन मुशायरों की क्लिप डालकर वीडियो दिखाई, अगर भाजपा ये कहने की कोशिश करती है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बैठे हुए जो वो है अपराधी हैं उनको हम माफ कर दें, या नरेंद्र मोदी जो लोकपाल को पंगु बनाए हुए बैठे हैं इसको क्षमा कर दें, या नरेंद्र मोदी अडानी को 1 रुपए मीटर पर जो जगह दे देते हैं मेरी भारत माता को, इसे माफ कर दें, या नरेंद्र मोदी अंबानी के एक एजेंट बनकर इस देश में जो काम कर रहे हैं उसे क्षमा कर दें, तो ये तो असंभव है, नहीं क्षमा। ये इन्हीं 2 उद्योगपतियों का आप नाम लेते हैं कि देश के बाकी उद्योगपतियों ने भ्रष्टाचार नहीं किया या कॉर्पोरेट लॉबिंग नहीं की? नहीं, हमने देश में केवल 2 ही उद्योगपति ऐसे हैं जो उनका भी कहा, लेकिन गुजरात के विकास के नाम पर एक झूठ बोला जा रहा है। भ्रष्टाचार तो शीला दीक्षित का भी है, भ्रष्टाचार तो सोनिया गांधी का भी है, और किसने खोला? चुनाव के पहले तो कहते हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ पुलिंदा है हमारे पास। रॉबर्ट वाड्रा पुलिंदा कहाँ चला गया? रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किसने किया? कोयला घोटाले की फाइल कौन बाहर लाया? सलमान खुर्शीद के विकलांग पैसा के घोटाले को कौन बाहर लाया? शीला दीक्षित के खिलाफ सरकार में रहते हुए किसने रिपोर्ट कराई? हमने रिपोर्ट कराई, FIR सबसे पहले हमने कराई। सलमान अंबानी के खिलाफ आपने जो उम्मीदवार खड़ा किया वही भाग के खर्च चला गया, वो नहीं टिक पाया, उसमें स्टील नहीं था, वो नहीं दबा पाया। हमारे कई प्रत्याशी तो इसलिए भाग गए जो मुझसे कह रहे हैं भैया पैसे नहीं है, कहाँ से लड़ा? हमें तो लगा पार्टी दे देगी, पार्टी के पास नहीं है, पार्टी ने मुझे भी नहीं दिया पैसा। मेरे नाम पर 10-12 लाख रुपए पूरे विश्व से आया है, जो चाहते मैं चुनाव लड़ूं, या तो उसके सहारे, या जो लोग अपने आप काम कर रहे हैं इस इलाके के सहारे उससे। आप जिस जगह पर बैठे हैं, ये इतना बड़ा पार्टी कार्यालय है जो 1 रुपए में दे रखा है एक नागरिक कह रहा है आप मेरा लीजिए आराम से कार्यालय। अमेठी में ऐसे लोग हैं जो आपको 1 रुपए में कार्यालय दे रहे हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी की मौजूदगी में। आप ऑनर से बात करिए, वो भयंकर दबाव में थे, उनको धमकियां आई, उन्होंने कहा नहीं धमकियां आई, उनको धमकियां आई, आप उनका स्टेटमेंट अभी आ जाएगा, यही होंगे वो बैठे हुए सामने, अरविंद सिंह बैठे हुए, उनकी मीटिंग है। उन्होंने कहा कि मेरे पास धमकियां आई और हमें पता है उनके पास धमकियां आई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सत्य का काम है, वो लड़ रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है, मैं साधन तो लोग ऐसे थे। अमेठी में क्या करेंगे? अमेठी के क्या मुद्दे हैं? अमेठी के मुद्दे हैं बेरोजगारी, अमेठी का मुद्दा है एक्सेसिबिलिटी, अपने जनप्रतिनिधि से मुलाकात न होना, उसके पास न रहना, उसे पाना न करना, दलालों का नेटवर्क इतना लंबा। आश्चर्य होगा कि कल राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने अपने ही प्रदेश महासचिव जो ब्रिजेश शुक्ला है वो उनको माला पहनाना चाहते हैं, रविंद्र शुक्ला। उस माला पहचाने के संकट में NSG कमांडर ने उन्होंने इतना पीटा क्योंकि 2 बस की टूट गई, वो भी अस्पताल में पड़े हुए। आज के अखबारों की फ्रंट लाइन खबर है, यानी कि जो नेता अपने प्रदेश महासचिव और अमेठी के प्रभारी से नहीं मिल पा रहा है नामांकन वाले दिन, वो आदमी किससे मिलेगा? यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो NSG कमांडो से पीटे हैं, जिन्होंने मारा है। एक 77 की लहर को छोड़ दे तो यहाँ अमेठी में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कांग्रेस का किला ढहा हो। क्या हो जाएगा जी? मैं हार गया तो क्या हो जाएगा? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हार गए तो क्या करेंगे? 30 साल बाद मैं अपनी गर्व से अपनी बेटी के बेटे से कहूँगा
कि इस देश की नपुंसक राजनीति शहजादा 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 करने के बाद भी राहुल गांधी को अमेठी को खुला छोड़े हुई थी और अमेठी की जनता उससे त्रस्त थी। तब मैं गरीब मास्टर का बेटा 700 किलोमीटर चलकर गया। मैंने अंडे खाए, मैंने लाठियां खाई, मैंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए, मेरे ऊपर फरसा चला, मेरे लोग घायल हुए। उसके बाद में बिना संसाधन के अमेठी में रुका रहा। उस आदमी की आंखों में आंख डाल के मैंने सवालों का जवाब दिया। मैं हारा या जीता, हार जीत थोड़ी तय कर दिया, आपका संकल्प तय करता है कि आप लड़े कैसे। आप रोम जाइए, अभी भी लोग पोरस को याद करते हैं। अभी भी जीता तो सिकंदर था, पोरस को क्यों याद करते हैं? क्योंकि पोरस ने उसकी आंख में आंख डाल के कहा तलवारों के साए के नीचे कि ऐसे बात करो जैसे बादशाह बादशाह से करता है। तो मेरे लिए ये काफी है कि मैं एक सामान्य कवि, कविता लिखने वाला, प्रेम की, जब सब चुप हो गए, शहजादा 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 करते तो क्यों नहीं लड़ाते राजनाथ सिंह को, क्यों नहीं लड़ाते मुरली मनोहर जोशी को, क्यों नहीं लड़ते नरेंद्र मोदी? आज तो काशीराम शरद यादव की भी जमानत जब्त हुई है। मैं कह रहा हूँ हो गई ये शहजादा शहजादा रोज बोलते हैं, शहजादा आया शहजादा के आके लड़े नरेंद्र मोदी चुनाव, भेजे राजनाथ सिंह को। बड़ौदा क्यों लड़ रहे हैं? बनारस अमेठी दोनों जगह लड़े, रायबरेली और अमेठी लड़े। मैंने तब भी कहा था, बाइट दी थी मैंने भोपाल में, आके लड़े नहीं लड़ेंगे। किसको भेजा है? स्मृति ईरानी को, ताकि उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। राज्यसभा में है ही, एक ही साल हुआ है, 5 साल फिर भी बचे रहेंगे, वैसे पार्टी दे ही देगी। ईरानी के आने से यहाँ पर आपने जो इतने समय तक मेहनत की थी उसको भी कुछ झटका लगेगा, क्योंकि राहुल विरोधी वोट तो बटेंगे। वो इसीलिए भेजी भी गई है क्योंकि बनारस पर समझौता हुआ है आपस में कि बनारस में हम तुम्हें थोड़ा सा वॉकआउट देंगे, तुम हमें अमेठी में थोड़ा सा वॉकआउट दो। लेकिन जनता समझ गई है, जाएंगी कैसे? सबसे बड़ा सौभाग्य सीट का मेरे लिए है कि इस सीट में 1256 गांव है, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। उनमें से मैं 1100 में पहुंच चुका हूँ पिछले 3 महीने। आपको लगता है उसका नतीजा आएगा कुछ सामने? मुझे लगता है कि मैं जिसके दरवाजे गया हूँ, जिससे मैं बात करके आया हूँ, उस व्यक्ति को मुझे कोई जातिगत समीकरण भी देख रहे हैं? वो जातिगत समीकरण नहीं है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो सब एक ही तरफ चलने वाली हवा है जो रहती थी। पिछली बार 71% के करीब वोट मिला है राहुल, लेकिन वोटिंग में तो केवल 42% है। लेकिन इस बार वोटिंग की उम्मीद है कि वोटिंग 65%, और उसमें आपका युवा वोटर मेरे साथ जाएगा पूरा। यहाँ पर चुनाव हार जाने के बावजूद बने रहने और अपने परिवार को भी यहीं रखने को लेकर कितने गंभीर हैं? मैं पूरी तरह इस बात को लेकर गंभीर हूँ। मैं सोचता हूँ कि भारतीय राजनीति में अगर मुझे रहना, मुझे विश्वसनीयता पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी सीट्स हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वो गाड़ियों का काफिला 5 साल बाद ही दिखाई देता है। यहाँ के लिए सेलिब्रिटी राहुल गांधी, जो भी वो गेस्ट हाउस में रहते हैं, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। चुनौती देने वाले भी अक्सर गए, और जैसे बेल्लारी से सुषमा स्वराज गई, सोनिया गांधी को चुनौती दी, हार गई, पार्टी के भीतर उनका कद बड़ा हो गया, लेकिन बाद में बेल्लारी में क्या हुआ इसका कोई लीजिए दीजिए नहीं जाता। वो दोनों ही बेल्लारी में अतिथि थे, सुषमा जी भी और सोनिया जी, इसलिए एक अतिथि जीत गया, एक हार गया। यहाँ स्थिति ऐसी है कि बाकी दोनों अतिथि हैं और मैं यहाँ नागरिक हो गया हूँ। मैं जनता में सड़क पर चलता हूँ, रोज सुबह घूमने जाता हूँ, लोग मिलते हैं, नमस्ते भैया, मेरे घर में 100 लोग आते हैं सुबह सुबह। आपने जो जनता से इतनी 40 रातें गाँव में बिताई बताया जा रहा है, उसमें कोई ऐसा अनुभव, कोई संस्मरण होगा जो आपने? उसमें सबसे जो टचिंग अनुभव है वो ये है कि जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो हमने एक शांति मार्च निकाला था। उस शांति मार्च में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आए थे, 3-4 हज़ार कार्यकर्ता थे, लेके आए थे दोपहर से जाने के। तो जिस मैदान में निकाला था उसके सामने कोई घर हुआ, वहाँ से एक 5-6 साल का बच्चा आया हाथ मिलाने के लिए। मैं और मनीष साथ थे, मनीष की आंखों में आंसू आ गए, उसने मुझे हाथ मिलाकर कहा, इनसे डरना मत, आप ही जीतोगे। तो ये अपने आप में बड़ी संभव बात थी जो मैंने वहाँ बांटी, और फिर बच्चा अपने पिता के साथ भी आया, उस बच्चे सबका परिचय भी कराया गया। ये अपने आप में बड़ी संभव बात है कि 5 साल के बच्चे के घर में भी ये चर्चा चल रही है कि अगर कुमार विश्वास नहीं डरा तो कुमार विश्वास जीत जाएगा। आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें मिलेंगी इसका आंकलन मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी 10 सीट जीते है 100। आम आदमी पार्टी के सांसद राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन करेंगे, जैसे राजनीति में आकर उन्होंने परिवर्तन किया। वो ये तय करेंगे कि मोबाइल में नहीं जाएंगे, वो ये तय करेंगे कि स्पीकर के सामने वो कागज नहीं फाड़ेंगे, वो ये तय करेंगे कि अगर सदन का उस दिन का उन्होंने पैसा लिया है तो वो बहिर्गमन नहीं करेंगे, वो ये तय करेंगे कि दूसरी पार्टी का अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो वो चुप होकर सुनेंगे, अपना मौका जमाएंगे। लेकिन इससे हिपोक्रेसी को दूर करने नहीं, कविता छोड़ी नहीं, कविता नहीं छोड़ी, तो फिर राजनीति को तो बहुत समय देना पड़ेगा, उसके साथ तो कविता साथ में चलाए रखना बड़ा मुश्किल काम। चला सकते हैं आप, 2-4-5 कवि सम्मेलन पढ़िए, जगह जाइए, कविताएं लिखिए, किताबें छपवाइए, भेजिए। कविता नहीं छुट सकती, कविता प्राणवायु, वो छुट जाएगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। लोग आपको उतना सीरियसली क्यों नहीं लेते जितना सीरियसली आप अपनी बातें कह रहे हैं? मेरा व्यक्तित्व जो है वो द्वैत का शिकार है। देखिए, मैं घर में सबसे छोटा बेटा रहा हूँ, अंडर एस्टिमेटेड बच्चा रहा हूँ। मेरे पहनने जो मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं जिस तरह से मंच पर परफॉर्म करता हूँ, उसमें एक बड़ा एंटरटेनिंग सा आदमी है। उसे देख के आप कभी नहीं कह सकते अगर आप उससे वही बातें पढ़ रहा है, किसने उपनिषद भी पढ़े हो, या इसने काफका कामू और बेटोरेंट ब्रेक रोजन भी पढ़ा हो, या इस आदमी ने डॉक्टरेट भी की होगी और कराई भी हो, या इसने 19 साल विश्वविद्यालय पढ़ाया भी हो। लेकिन जब आप उससे मिलते हैं और उसके साथ आप जुड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसने कुरान पाक की इसको
50 आयतें याद हैं और गीता तो इसे पूरी कंठस्थ है और फना कंठस्थ है और रश्मिरथी याद है, या बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। स्मृति कोश में काफ़ी कुछ है, उपनिषद परंपरा का कुछ है, और मैं चाहता नहीं। देखिए, अगर आपको कुछ पता है, अगर आप हैं अपने अंदर, तो आप अलहद के लिए, पर उस गांधीर्य का आपके चरित्र से जुड़ाव या आपकी छवि से जुड़ा है, उसको क्यों उड़ा जाए? गुरु को गंभीर ही क्यों माना जाए? आप खुद ही खुद को सीरियसली नहीं लेना नहीं चाहिए ना मनुष्य को अपना जीवन। पर ये तो बड़ी गंभीर और बड़ी लड़ाई है जिसमें आप और आपका परिवार भी जुट गया। इसमें सत्य बोलना चाहिए। आपके बच्चे आपके पीछे वहां से यहाँ आके एडमिशन करा, इसमें सत्य बोलना चाहिए, इसमें सच बोलिए, क्या दिक्कत है? कल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आपकी कुमार विश्वास से बात होती है, उन्होंने कहा बात होती है। नरेंद्र मोदी ने कहा हाँ मेरी बात होती है और अच्छा है, इसमें स्वीकार करता हूँ कि कम से कम कुमार सच तो बोल रहे हैं, मेरे से उनकी बात होती रही है। तो मैं क्या कहता, मुझसे लोगों ने पूछा पिछले चुनाव में आपने किसे वोट दिया था, तो मैं कहता है सीक्रेट बैलेट है, ये बातें मत करिए। ये बड़ा घुटा हुआ धूर्त राजनीतिक उत्तर है। अगर आप सत्य हैं तो आप बोलिए मैंने भाजपा को वोट दिया। राजनाथ सिंह खड़े हुए थे, मास्टर जी आदमी मुझे ठीक लगे, क्योंकि दूसरा आदमी जो खड़ा हुआ था वो व्यापारी था और वो पुराना भ्रष्टाचारी था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास इससे बढ़िया ऑप्शन है। ये तो दोनों ही चोर हैं, दोनों ही आरटीआई में नहीं आना चाहते, ये तो दोनों ही वंशवादी हैं, दोनों ही अपने अपने बेटों को लाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने बेटे को नहीं लाना चाहता, प्रशांत भूषण अपने बेटे को नहीं लाना चाहता। मैंने कहा इनके साथ जुड़िए, ठीक है। तो इसमें सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच उनके लिए है, रोमा रोला का एक स्टेटमेंट। सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सहन करने की क्षमता हो। तो जिनको सहन करने की क्षमता हो कुमार विश्वास को वो कर लें। यही कवि सम्मेलन में हुआ था। कवि सम्मेलन में पूरी एक लॉबी थी कवियों की बड़ी। एक जमाना ऐसा था, आपको याद है, मेरे पुराने मित्र जो 24 कवि लिख के देते थे कि कुमार विश्वास आएगा तो हम नहीं आएंगे। बाद में वो समाये, बाद में उन सबने वीडियो में मेरी प्रशंसा की, वो वीडियो नेट पर लोड है कि कुमार हमारी दिल्ली में सरकार आती है। आप दिल्ली की जो साहित्य परिषद पे भी तो काबिज हो गए। मैं कभी नहीं गया। आपके नाम से निमंत्रण आया है? मैं कभी नहीं गया। 26 जनवरी वाला निमंत्रण में मैं आज तक जब से साहित्य परिषद बनी है एक बार मैं गया था, आज से 10-12 साल पहले। आप उसमें उपाध्यक्ष बन कैसे गए? मैं उपाध्यक्ष नहीं हूँ, ये जरूर है, और जिसने भी फैलाया है उसको मनाने का मुकदमा होना चाहिए और उस मीडिया को गलती मानी। निमंत्रण छपे आपके नाम? उन्होंने निमंत्रण में मुझसे फोन करके पूछा कि आप कवि के रूप में भाग लेंगे? मैंने कहा नहीं। आप अध्यक्षता करेंगे? नहीं। उद्घाटन करेंगे? नहीं। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रहेंगे? आप प्रमुख अतिथि रहेंगे? मैंने कहा नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा आप सुनने तो आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ सुनने आओ। उन्होंने नीचे लिख दिया सानिध्य कुमार विश्वास। तो सानिध्य क्या होता है? सानिध्य तो पूरी जनता का था, और फिर भी मैं गया नहीं क्योंकि मैं अमेठी में था। लेकिन लोगों ये लाल बत्तियां, ये साहित्य परिषद, ये सरकारें अपने पास रखें, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा और कांग्रेस हो। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे लाल बत्ती दे देंगे, पद्मश्री दे देंगे, मैं इनके चारण की कविताएं कहूँ। मैंने तब नहीं गाई जब मैं कुछ भी नहीं था। कोई दीवाना कहता है तो फिर भी चलेगी, फिर भी चलेगी, और यही चलेगा। सत्य है। मुझे चाहिए क्या? इस देश के युवाओं का मेरे ऊपर उधार। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे घर में जैसी गाड़ी है, मेरा घर जितना बड़ा है, मेरी पत्नी के पास जो गहने हैं, मेरे बच्चों के शरीर पर जो कपड़े, वो मेरी विश्वविद्यालय की नौकरी से नहीं, मेरी पत्नी की विश्वविद्यालय की नौकरी से नहीं है, वो इसी कवि सम्मेलन से कमाए। मेरे कवि सम्मेलन कहाँ से है? लोगों ने 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए का चंदा दिया, और एक कवि में आस्था व्यक्त तरीके से सुनना है। उस कवि की जिम्मेदारी बनती है कि वो सब लोग जैसा सोचते हैं ऐसा वो करके दे। ये नहीं कि 76 साल की उम्र में वो फटी एड़ियों की दवाई भी बेचे और ठंडा ठंडा तेल भी बेचे, और जिसकी दुकान अच्छी लगे उसके सामने खड़ा हो जाए। आपने जो कहा था कि जब चढ़ती नदी में नाले मिलते हैं तो वो आचमन के लायक भी नहीं रह जाता, वो जब भी आपकी खुद की पार्टी के लिए कहा था कि किसी और? मैंने सारे राजनीतिक दलों के लिए उस वक्त, क्योंकि आम आदमी पार्टी में ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी, ऐसे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। उसी दिन आपको याद हो कि रामविलास पासवान ने भाजपा के साथ समझौता किया। उससे 2 दिन पहले येदियुरप्पा पार्टी में वापस आए थे, उससे पहले पुरंदेश्वरी आई थी, रामकृपाल यादव उससे 1 दिन बाद आ गए थे। मैंने उनके लिए भी कहा था, और मैंने सारे राजनीतिक दलों के लिए कहा। आपके दल में तो ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जो, बल्कि उन्होंने आके सबसे पहले आपके उंगली उठाना चालू कर दी। नहीं तो वो लोग कहाँ रुके? वो कहाँ दिखे? मल्लिका आई, उन्होंने कहा कि अचानक आपने कहा, आपके साथ समस्या क्या है मीडिया के? आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी आदमी एक सवाल बोलते 10 रुपए की पर्ची कटवा के, अब तो 10 की भी नहीं कटती, अब तो फ्री में, तो आप तुरंत कहते हैं आम आदमी पार्टी में इनके बड़े नेता फलाने ने कहा। आम आदमी पार्टी की नेता के रूप में मल्लिका का बयान उस घटना से पहले अगर आप कहीं दिखा दे तो मैं पार्टी छोड़, पर आपने कहा टीना शर्मा। कौन टीना शर्मा भाई? अचानक आई 10 रुपए की मेंबरशिप की, खासतौर पर कुमार विश्वास पे आरोप लगाया, इसीलिए आपने उसे कुदरत कर दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता। मैं तो आज तक मिला नहीं, मैंने उनको देखा नहीं कभी। मैंने मल्लिका सारा भाई का चेहरा नहीं देखा, और मल्लिका सारा भाई ने मुझे नहीं देखा। वो वीडियो पे उन्होंने कोई बात सुनी 2003 की, उन्होंने कहा ये महिलाओं के विरोध में। तो मल्लिका चारा भाई जी ये बताइए कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन 23 दिसंबर को एक आदमी सड़क पर पुलिस द्वारा मारा जा रहा है दामिनी कांड में, और रात को पुलिस से जेल में बंद कर रही है। आप कहाँ थे? मोमबत्ती लेके कहीं घूम रही थी। गुड़िया 6 साल की बलात्कार हुआ, भजनपुरा थाने के सामने मेयर मनीष सिसोदिया पुलिस द्वारा पीटे गए और हमको बंद कर दिया गया। 1000 कार्यकर्ता। आप कहाँ थी उस दिन? तब स्त्री विमर्श याद नहीं आया? अब स्त्री विमर्श याद आ रहा है मेरे चुटकुले पर। सुरेंद्र शर्मा के ऊपर करिए ना आरोप, उनका तो पूरा लेखन स्त्री विमर्श पर है।
मेरी पत्नी ने मुझे ये कहा, मैंने कहा भगवान तो ऐसे लग रही है जैसे भैंस हरे खेत में घूम रही हो, सरसों के खेत में। आप कहिए कि उसने महिला की भैंस से तुलना की, पशु से तुलना की, करिए आप, उनके खिलाफ नहीं करेंगी, क्योंकि वो कांग्रेस के राज्य हरियाणा के साहित्य अकादमी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री की नौकरी है, इसलिए नहीं करेंगी आप। तो ऐसे लोगों का मैंने ध्यान देता हूँ ना, संज्ञान करता हूँ। मैं स्त्रियों का कितना आदर करता हूँ, या मेरे लिए इस तरह क्या है, इसका सर्टिफिकेट मुझे किसी मल्लिका साराभाई से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं फर्जी किस्म के समाज सेवा में विश्वास नहीं। अमेठी से हार जाने के बाद भी अमेठी में बने रहेंगे? अमेठी से जीत जाने के बाद भी अमेठी में बना रहूंगा, आप चिंता। तो आप जीत रहे हैं? निश्चित रूप से आम आदमी जीत